नमस्कार मित्रों। हम छायावाद पढ़ रहे हैं और छायावाद में अभी तक हम पंत निराला और जयशंकर प्रसाद को पढ़ चुके हैं। आज के जो हमारे हम लोग पढ़ेंगे जिनको, वो है महादेव वर्मा। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि महादेव वर्मा के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी देखेंगे। ठीक है, इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, इनकी रचनाओं के बारे में एक एक जानकारी, यानी यूजीसी नेट के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ ऐसा आप इसमें छूटेगा नहीं, ये मैं हर क्लास में आपसे बताता हूं। ये आप सोच छोड़ दें कि कुछ जो है इसमें छूटा होगा। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी हम लोग पढ़ने वाले हैं महादेव वर्मा के बारे में। ये यूजीसी नेट के लिए अब बहुत ही बनने हैं इसमें से प्रश्न, तो हम लोग देखेंगे कि महादेव वर्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो ये अभी तक हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। निबंध की क्लास हम कर चुके हैं, यूनिट 9 जो हम पढ़ा चुके हैं। संपूर्ण निबंध यानी लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, ये आपको मैं जरूर बताऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ छूटा होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। और उस निबंध के बारे में किस जो है जिनके विचार समझ महत्वपूर्ण लगे वो भी मैं थोड़ा बहुत रखने की कोशिश किया हूं, और बहुत अच्छे शैली में उसको लिखा है मैंने, टाइप किया है। इस बात को देखें। ठीक इसी प्रकार से आपको निबंध की ये यूनिट 9 को मिलेगा। ठीक है, आप जाएं पहले यूनिट 9 भी देख लें। अगर आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं, अगर टीजीटी पीजीटी है, तो सिर्फ आप हिंदी साहित्य का इतिहास जितना मैं पढ़ा रहा हूं इनफ है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं अलग से, तो रामचंद्र शुक्ल मत पढ़ना। पूछो क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने हर राइटर के बारे में थोड़ा थोड़ा जितना जितना कहा वो मैं रख देता हूं, जितने बारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको अगर पढ़ना है समझ के लिए तो बेशक पढ़ सकते हैं, बाकी आप और बच्चन सिंह उनको पढ़ें अगर समय है तो, वरना तो कुछ नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आप अगर कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, चलो हम देखते हैं महादेव वर्मा के बारे में। थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। महादेव वर्मा का जन्म भैया कब हुआ था? 1907 में, मृत्यु 1987 में हुई थी। ठीक है, कहाँ? फर्रुखाबाद में हुआ था। अच्छी बात है। मृत्यु स्थान ने कहा, जो है मृत्यु कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था भैया? गोविंद प्रसाद नाम था। उपाधि देखो इनको कुछ दी गई थी। एक उपाधि थी इनकी, कौन सी भैया? आधुनिक मीरा। ठीक है, और इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी की संज्ञा भी दी गई थी, याद रखना। जन्म 1907 में, किस कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। मृत्यु इलाहाबाद में। पिता गोविंद प्रसाद, उपाधि आधुनिक मीरा, और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी की संज्ञा भी इन्हीं को दी गई थी। ठीक है, एक बात आप ये मन से निकाल दें कि कुछ कम पढ़ाया जा रहा है। मैं फिर वही बार बार आपसे कहता हूं कि प्रीवियस सर आप चेक कर लें पहले, कि प्रीवियस सर में देखें कि अगर मेरे पढ़ाई जितना मैं पढ़ा रहा हूं एक बार पढ़ लें। मान लो महादेव वर्मा को आप पढ़ लिए, इसके बाद में आप किसी भी कोई प्रैक्टिस उठा लें, कोई प्रीवियस सर उठा लें। अगर आपके कोई ऐसे प्रश्न जो छूट रहे हैं तो कमेंट करके बताएं कि सर ये लाइन इसमें पूछी गई, जहां पूछा गया एग्जाम का नाम भी नीचे लिख देना कि यहां पूछा गया, ये आपकी क्लास में नहीं है, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। हो सकता है मनुष्य हूं, गलती भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर अपने तरफ से मैंने कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, चलो इनकी रचना देखो। आपको अभी तक रचनाएं याद नहीं होंगी मुझे मालूम है, पर आप अगर मेरे राजू सर से जुड़े हुए हैं, यानी मुझसे जुड़े हुए हैं, यानी द शिक्षा कैपिटल से जुड़े हुए हैं, तो ये रचना आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगी। कैसे? देखो मेरे भाई सामान्य तरीका रहता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा मैं क्या करूं, उसी रचनाओं में से बनाने की कोशिश करता हूं। देखो बात ये थी भैया कि एक लड़का था नीरज, जानते होंगे नीरज। शाम को, कहा यहां पे फिलहाल शाम में यही रखूंगा, शाम को या फिर दीपा के साथ था। ठीक है, बस इतना ही रखना है, ऐसे कर लो, दीपा के साथ था। नीरज शाम को मैंने देखा, या मैंने लगा दिया है क्योंकि यहां से यामा आ जाएंगी इसीलिए। ठीक है, नीरज शाम को या दीपा के साथ था। ठीक है, ठीक है, यहां कह सकते हो नीरज एक संध्या, ऐसे बना, ये अच्छे रहेगा, ऐसे अच्छा रहेगा कि हमने देखा कि नीरज, एक लड़की का नाम है संध्या, या दीपा के साथ था। किसके साथ? दीपा के
साथ था। ठीक है, बस। मैंने देखा कि नीरज संध्या या दीपा के साथ था, बस। मैंने देखा नीरज संध्या या दीपा के साथ था। मैंने देखा नीरज, ठीक है, समझे फिर से। मैंने देखा कि नीरज संध्या या फिर दीपा के साथ था। मैंने देखा नीरज संध्या या दीपा के साथ था। मैंने देखा नीरज, नीरज से नी से निहार, रा से रस्म, जा से नीरजा, संध्या से सांदगीत, या से यामा, दीपा से दीपशिखा और सप्तप्रणा से सात से सप्तप्रणा। लोग कितनी अच्छी बात याद हो गई, क्रम्स भी याद हो गया कि मैंने देखा कि नीरज को संध्या या दीपा के साथ था। तो नीरज से निहार 1930 में, रस्म 1932, नीरजा 35, सांदगीत 36। अब देखो इसमें सांदगीत 1936 में, और इसी में एक रचना आ गई तुम्हारी कौन सी, युगांत भी 1936 में ही आई है। ठीक है, 1936 में। जब ये हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ा पूरा संपूर्ण पढ़ा लूंगा, तब याद रखना कि 1936 में जितनी महत्वपूर्ण रचना है आपको एक ही जो है मिलेंगी, एक ही मतलब एक ऐसी क्लास लूंगा कम से कम 3 से 4 घंटे की। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या जो मैं सोच रहा हूं वो गलत है या सही है, कि हाँ सर ऐसा कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप मेरी क्लास देखें कमेंट नहीं करोगे, कम से कम 10-20 कमेंट आ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, कि हाँ जो मैं सोच रहा हूं वैसा बहुत अच्छी बात है। देखो मैं एक बार ये जब हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त हो जाएगा तो मैं शुरू करूंगा 1900 से। ठीक है, 1900 से इधर 2020 तक। ठीक इसी प्रकार से सारणी बनाऊंगा कि 1900 में कितनी रचनाएं, 1901 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, वहां से लगा के यहां तक जो महत्वपूर्ण रचनाएं होंगी मैं ट्रिक के माध्यम से, गानों के माध्यम से याद करा दूंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो जब एग्जाम में बैठोगे तब हंसते हुए रचना ऐसे मारोगे, हाँ ये रे नीरज वाली बात आ गई, ये तो संध्या वाली बात है। ठीक है, बस। तो क्या आपके, मैं नहीं चाहता हूं, मैं भी आपको बताता हूं कि भाई मैटर कहां से मैं लूंगा, वही मैटर है हिंदी साहित्य में, कोई अलग से तो होगा नहीं। आपको यही दृष्टि मिलेगा, सरस्वती पांडे मिलेगा, अदर बुकों में मिलेगा, नगेंद्र मिलेगा। मैं इन बुकों का मैं भी सहारा लेता हूं, मगर मैं किस बेस में आपको दे रहा हूं, किस भेस में दे रहा हूं, ये वहां से उठा तो रहा हूं मैं भी, पर आपको किस रूप में परोस रहा हूं, इस बात को सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। यूट्यूब पर सब लोगों ने यही पढ़ाया होगा, निहार, रस्म, नीरजा, सांदगीत, यामा। मैंने कहा नीरज संध्या दीपा के साथ होगा, लोग क्रम से याद हो गए छोटी सी लाइन में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं किसी को याद नहीं होती, मैंने गाना आला बना दिए। मैथिली शरण गुप्त की रचना याद नहीं होती, मैंने आला गाना बना दिए। तो आप सही जगह जुड़े हुए हैं, बस आपको धैर्य रखना है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लो एक बार, उसके बाद में प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई ऐसा उत्तर छूटता है, प्रश्न छूटता है, तो आप कमेंट करके बताएं कि सर ये छूट गया, मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल भगवान नहीं हो कि एक साथ में सब दे दूंगा, आप बोर हो जाओगे। मगर हाँ मुझे लगता है कि अभी तक जितना एग्जाम में पूछा गया मैं इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर जो मैं सोच रहा हूं अगर इस पे आपको चाहिए मुझसे, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ये दोनों में से आपको खुद ही सोचना है और कमेंट करके बताना है कि हाँ सर आप ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा या बेहतर है, तो मैं इस पे काम करूंगा। ठीक, हालांकि काम किया रखा हुआ है, बस इसको इस सेट में बनाना है मुझे और कुछ नहीं करना है। चलो, तो निहार 1930, रस्मबंधु 1932, नीरजा का समय क्या है 35 में। ठीक है, क्या है 35 में, सांध्य 36 में। अब यामा इंपॉर्टेंट है, यामा का समय 40, दीपशिखा 42, सप्तप्रणा 1960। अब मान के चलो हम भूल जाते हैं, तो मालूम है कि इनकी रचना, इस सप्तप्रणा को आप भूल जाओगे 1 मिनट के लिए, इतना रखो सिर्फ। ठीक है, नीरज संध्या या दीपा के साथ था, इतना हमने बनाया। ठीक है, फिर हम कर सकते हैं, देखो 30, 32, ठीक है, फिर 35, 36, फिर
40 42, लो 30 32 35 36 40 42, ठीक है। 30 में 2 जोड़ा 32, 35 में 1 जोड़ा 36 40 42, 60 लास्ट में रखो। 30 32 35 36 40 42, 30 32 देखो 30 32 35 36 40 42, 30 32 35 36 40 42। नीरज संध्या दीपा के साथ था। लो तो अब रिलेट कर लो। देखो मन में सन नहीं याद होंगे मगर आप रिलेट कर सकते हो, फिर भी भूल जाते हो। कभी भी सन पूछ ले तो सोच को 30 से 42 में इनकी कविताएं लिखी गई हैं, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 30 से 42 के बीच में। 60 सप्तमणा अलग से याद रखो, 7 से सप्तमणा 7 से 60, ठीक है। याद हो गया? कमेंट करके बता दिया करो कि सर मुझे अच्छा लगता है कि आप जो बना रहे हैं अच्छा लग, नहीं अच्छा लग रहा तब भी बताओ कि सर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, आप बंद करो पढ़ाना, मतलब ऐसा ना पढ़ाओ, ठीक है। तो भी मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कोई बच्चे ये भी तो सोच रहे हैं, ठीक है। तो रस्म बंधु 32, निर्जा 35, सांदगे 36 40 42, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 32 35 36 40 42। अगली बात आती है, देखो तुरंत आ जाती है, छायावाद कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में पाई जाती है। महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की ही कविताएं लिखती रही है। इनके याद रखना दीपक और बादल इनके प्रतीक थे, बस ये आपको बात याद रखनी है कि इनके प्रतीक कौन थे। दीपक और बादल सबसे ज्यादा कविताओं में पाई जाते हैं। मैं नीर भरी दुख की बादली, क्या कविता है, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली इस पंदन पे, कविता पढ़ाऊंगा अच्छा लगेगा आपको। चलो आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा ने अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे हैं। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर अभिव्यक्त हुए हैं, ठीक है। चलो महादेवी आपको पता होना चाहिए कि जब बहुत छोटी थी, 6 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहला सवैया लिखा था। अपने जब पिताजी को दिखाया था तो उन्होंने, पिताजी ने कहा था वाह बहुत अच्छी, ठीक है। ये अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है। जो महादेवी वर्मा, महादेवी का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रधान है, ठीक है। यानी जो अज्ञात है उसके बारे में महादेवी वर्मा ने अपने लेखन की शुरुआत, याद रखना ये बहुत अच्छी बात है, कि ब्रज भाषा में की थी, लेकिन बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे, ठीक है, लिखने लगे थे। इससे कोई मतलब नहीं है। दिया याद रखना इंपॉर्टेंट है। दिया 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 इनकी पहली कविता है, बहुत अच्छी बात। दिया इनकी पहली कविता है जो खड़ी बोली में लिखी गई थी। महादेवी वर्मा की रचना यामा, निहार, रश्मि, नीरजा तथा सांद गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यानी यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत। तो हम एक ही बात कर लेते हैं, नीरज, ठीक है। जो नीरज नाम, बस नीरज ऐसे याद रखना, ये यामा में संकलित है। नीरज यामा में संकलित है, नीरज यामा में संकलित है, इस बात को याद रखना बस। निहार की भूमिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो निहार जो इनकी रचना है उसकी भूमिका किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने निहार की भूमिका लिखा था। निहार की भूमिका किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा था। अब देखो इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। देखो कि निहार, इसमें कुल 47 गीत संकलित हैं। निहार में कितने संकलित हैं भैया? 47, जो सन 1924 से 28 के बीच लिखे गए थे वही हैं। इसमें प्रमुख हैं विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार। कोई मुझे ये बताएगा कि मिलन किसी और की रचना है, बताए किसकी रचना है? स्वप्न भी किसी और की रचना है, एक और रचनाकार हैं, बताएं कमेंट करके। आंसू भी किसी और की कविता है, कमेंट करके बताएं, ठीक है। प्रतीक्षा कमेंट करके बताओगे। मिलन और स्वप्न किसकी कविता है, कमेंट करके बताओगे। जिसने भी कमेंट नहीं किया मैं समझ जाऊंगा कि वो ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है।
आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार। याद रखना, विसर्जन, मिलन उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा। पहले मिले फिर तुमने विसरा दिया हमको, उस पार मिले थे। मैंने ऐसे देख सकते हो कि जब मैं सपना देख रही थी कि तुम उस पार मुझे मिले, ठीक है। और फिर जब मिले तो विसरा दिया, जैसे ही विसराया तो मेरे फिर मन में आंसू आ गए। फिर मैं यही सोचती रही, प्रतीक्षा करती रही कि तुम आ जाते एक बार। ठीक, निहार, निहार में संकलित है, याद रखना। रश्मि, याद रखना वो निहार में। काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निहार, रश्मि, रश्मि जो बंधु है, यानी रश्मि जो रचना है, उस पे बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है, इस बात को याद रखें, ठीक है। रश्मि देखो, फिर इसमें रश्मि से, इसमें 1928 से 31, उसमें 28 से 30, इसमें 28 से 31 के मध्य लिखे गए 35, निहार में 47, रश्मि में 35 गीतों का संकलन इसमें प्रमुख है। रश्मि, दुख, अतृप्त, जीवन दीप आदि। रश्मि बौद्ध, इसी पे बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। छोड़ो, कोई बात नहीं है, पढ़ चुके हैं। यानी रश्मि बंधु में रश्मि जो रचना है 28 से 31 लिखी गई, अच्छी बात। कितने गीत हैं भैया इसमें? 35 हैं। रश्मि और दुख, अतृप्त, जीवन दीप, इसमें ये प्रमुख गीत हैं। रश्मि, दुख, अतृप्त, जीवन दीप किसमें है? रश्मि में। किसमें है? रश्मि। किसमें है? रश्मि में, ठीक है। नीरजा देखो, नीरजा में भैया बिना शीर्षक के यानी 58 गीत संकलित है। नीरजा में कितने? निहार में 47, रश्मि में 35, नीरजा में 58 गीत संकलित हैं। छावावारी भावना अधिक स्पष्ट हुई है इसमें, ठीक है। भावुकता की अपेक्षा अनुभूति पक्ष मुखर है इसमें, अनुभूति की पक्ष इसमें मुखर होती है। किसमें? नीरजा में, ठीक है। नीरजा के लिए महादेव वर्मा को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नीरजा के लिए महादेव वर्मा को 1934 ईस्वी में शेक्सपियर पुरस्कार मिला था, ठीक है। फिर आती है इनकी सांध्य गीत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सांध्य गीत 1945 में लिखी, इसमें 45 गीत हैं। देखो, निहार में 47, फिर रश्मि में 35, नीरजा में कितने थे? नीरजा में कितने थे? 58, और फिर सांध्य गीत में 45, ठीक है। जीवन की विभिन्न अनुभूतियों को सुर दिया गया है। इसमें कवित्री के दार्शनिक विचारों की प्रवणता दिखाई देती है, ठीक है। दीप शिखा में कुल 51 है, याद रखना। दीप शिखा में कुल कितने हैं? 51 है, जिसमें अधिकतर दीपक केंद्रित है। यहाँ दीपक आत्मा का प्रतीक है, ठीक है। देखो, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात है, समझ लो। अब यहाँ पास में लिख देते हैं। देखो, निहार, मिन्नी बना दिया। निहार में कितनी है? 47 गीत हैं, ठीक है। फिर आते हैं रश्मि, रश्मि से रा में कितने गीत हैं? रश्मि में कितने हैं? कितने भैया? 35। कितने हैं? रश्मि में कितने हैं? 35 हैं। नीरजा में कितने हैं? जा, याद रखना, नीरजा में कितने हैं? 58 है, 58। अब फिर दीप शिखा में कितने हैं? दीप शिखा में कितने हैं? 51 गीत, याद रखना। निहार में 47, रश्मि में 35, नीरजा में 58 और दीप शिखा में 51, सही है ना? हाँ, अच्छा, सांध्य गीत 45 भूल ही गए थे। सांध्य गीत 45, ठीक है। रश्मि 35, सही है, ठीक। और इसमें 47, निहार 47, रश्मि 35, नीरजा 58, नीरजा, ठीक है। और सांध्य गीत 45, दीप शिखा 51, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यामा के बारे में देखते हैं। यामा पर इन्हें 1944 ईस्वी में, कब? 1944 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया तथा 1982 में ज्ञानपीठ भी पुरस्कार यामा पे ही मिला था, ठीक है। नीरजा पे इनको पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यामा पे 1944 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया, 1982 में ज्ञानपीठ मिला था, 1944 में मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है। सप्तप्रणा इंपॉर्टेंट, देखो सप्तप्रणा इसमें क्या है? ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। क्या बात है, क्या बात है। सप्तप्रणा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है।
याद रखना, सतपणा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। क्या है? हिंदी काव्यानुवाद है। ठीक है, अच्छी बात है। प्रथम आयाम देखो, प्रथम आयाम में महादेव वर्मा की ब्रजभाषा, याद रखना, ब्रजभाषा की कविता तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविताएं संकलित हैं। दुख मेरे, ये कथन है देखो, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र बांधे रखने की क्षमता है। ये महादेव वर्मा का ही कथन है, याद रखना, महादेव वर्मा का ही भैया कथन है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल देखो क्या कह रहे हैं इनके बारे में, महादेव वर्मा के बारे में। इंपॉर्टेंट है कि उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है। बस इतना ही कथन पूछा जाएगा, पूछ लेगा कि ये किसका कथन है, कि उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर छलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं, उसी के उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। इस वेदना, याद रखना, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहां तक अनुभूतियों को रमणीय कल्पना या नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल कथन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसीलिए मैंने इसको कलर बदला कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं। ना तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, और ना हृदय की ऐसी भावभंगी। जगह जगह ऐसी बली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है, हृदय खिल उठता है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि इनके बारे में, महादेवी वर्मा के बारे में इंपॉर्टेंट कथन है। छायावाद के कुछ अन्य कवि हैं, उनकी रचना देख लेते हैं, थोड़ा लगे हाथन। देखो, उदय शंकर भट्ट, इनका जन्म कब हुआ था? 1898, मृत्यु 1966। इनका कभी कभी जन्म पूछ लेता है 1898, याद रखना 1898 उदय शंकर भट्ट। इनकी जो रचनाएं हैं देखो कौन कौन सी हैं। तक्षशिला, इन जो महाकाव्य 1931 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राका मानसी विसर्जन, ठीक है, तक्षशिला में देखो, तक्षशिला राका मानसी विसर्जन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला में राका मानसी विसर्जन, ठीक है। युगदीप, अमृत और विष, कोई बताएगा अमृत और विष उपन्यास किसका है? ठीक है, ये भी बता दो मैं, लिखा कब गया था? ये 1966 में लिखा गया था। जो भी उपन्यास है 1966 में लिखा गया था, समय उसका मुझे याद आ रहा है। ठीक है, या अमृत और विष, हाँ 66 या 56 ऐसे समय फिलहाल। ठीक है, उपन्यास बताओ कमेंट करके, अमृत और विष उपन्यास किसका है? कोई कमेंट करके बताए भाई। ये याद रखना, अमृत और विष, पीछे जो मैंने पूछा है मिलन स्वप्न, ये भी बताना। मानसी भी किसी की रचना है, ये कमेंट करके बताना किसकी रचना है, अदर और भी किसी की है। ठीक है, चलो, अमृत और विष फिलहाल बताना उपन्यास किसका। तो राका मानसी विसर्जन युगदीप अमृत विष यथार्थ कल्पना, ये किसकी है? उदय शंकर भट्ट की है। किसकी है भैया? उदय शंकर भट्ट की है। किसकी है भैया? उदय शंकर। राका मानसी विसर्जन युगदीप अमृत और विष यथार्थ कल्पना। ठीक है, राम विसर्जन करते हैं युग का, तभी तो उनके जीवन में हर एक नया उदय होता है। लो बन गया यहां से कि राम विसर्जन करते हैं हमेशा युग में, युग का, याद रखना, राम विसर्जन करते हैं युग का, इसीलिए क्या होता है? उनका अमृत, उनके पास अमृत उदय होता है, यानी अमृत का उदय हो जाता है, अमृत का उदय हो जाता है। ये अभी इसी वक्त बनाने की कोशिश की है, तो थोड़ा बहुत बन चुका होगा। नहीं देखो, मैं बना के तभी मानूंगा। ठीक है, समझो कि राम ने विसर्जन किया है, राम ने विसर्जन किया है युग का। राम ने, लिख लेना भैया, राम ने विसर्जन किया है युग का, इसीलिए अमृत का उदय हुआ। राम ने विसर्जन किया है युग का, इसीलिए अमृत का उदय हुआ। भैया राम ने विसर्जन किया है युग का, रा से राका, मां से मानसी विसर्जन से जो है विसर्जन, युग से युगदीप, अमृत और विष। ठीक है, किसकी है? उदय शंकर भट्ट, यथार्थ और कल्पना। ठीक है, याद रखना, इन्हीं की रचना है, किसकी?
किसकी है भैया? उदय शंकर भट्ट की है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल महतो वियोगी, इनका जन्म 1899, मृत्यु 1990। इन्होंने निर्माल्या, एक तारा, कल्पना 1935 में, ये देखो कल्पना 1935 में लिखी गई, कामायनी 1935 में लिखी गई, याद रखना। निर्माल्या, एक तारा, कल्पना, निर्माल्या, एक तारा, कल्पना, निर्माल्या, एक तारा, कल्पना, निर्माल्या, एक तारा, कल्पना, मोहनलाल महतो वियोगी। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, वेरी इंपॉर्टेंट, 1903 में जन्म। इनकी एक कविता रखना, अंतर जगत। ठीक है, लक्ष्मी नारायण के। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की, जो 1904 में इनका जन्म हुआ था, इन्होंने एक रचना लिखी है, कौन सी भैया? अनुभूति अंतर्ध्वनि। अनुभूति अंतर्ध्वनि, अनुभूति अंतर्ध्वनि। राम कुमार वर्मा देखो, इनकी अब इस बार एक बार यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है। इनका जन्म 1905 में हुआ था। इन्होंने जो रचना लिखी है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंजलि 1929, अभिशाप 1930, रूपरास 31, निशीथ पूछी जा चुकी है, चित्ररेखा। और आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए चित्रलेखा, ठीक है, चित्रलेखा नाटक किसका है? चित्रलेखा नाटक है, बताना किसका है। ठीक है, तो कमेंट करके, जितना मैं पूछ रहा हूं कमेंट करके सर्च करके बताना। चित्रलेखा, चित्ररेखा इनकी इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछी गई है राम कुमार वर्मा की रचनाएं क्रम लगाने के लिए। ठीक है, आकाश गंगा, चंद्र किरण, ठीक है, और एकलव्य। तो मैं बता दूं इसमें कौन कौन सी पूछी जा चुकी हैं। एक पूछी गई है एकलव्य, एक चित्ररेखा, एक निशीथ, क्रम लगाने के लिए एक अंजलि। ठीक है, ये 4 रचनाएं पूछी जा चुकी हैं, तो इनको याद रखें। ठीक है, देखो बता दूं मैं एक बार कि अंजलि को साप मिला था, श्राप। ठीक है, अंजलि को श्राप मिला था उसके रूप के लिए। दिया किसने दिया था? निशीथ ने। अंजलि को श्राप मिला था उसके रूप के लिए, दिया किसने था? निशीथ ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि एक बार उसने अपना चित्र दिखाया नहीं था, इसी की वजह से उसने श्राप दे दिया। बस इतनी बात याद रखना, बाकी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अंजलि को श्राप मिला था उसके रूप के लिए, दिया किसने था? निशीथ ने। क्यों दिया था? क्योंकि उसने अपना चित्र नहीं दिखाया था, बनाया था चित्र एक बढ़िया, तो वो दिखाया नहीं था, इसी के चलते निशीथ ने उसको श्राप दे दिया। किसको? ठीक है, याद रख, राम कुमार वर्मा की रचना है। अंजलि 29, अभिशाप 30, रूपरास 31, निशीथ नहीं बोलना है, चित्ररेखा 35, आकाशगंगा, चंद्र किरण 37, एकलव्य नहीं बोलनी, इनकी 59 में है। ठीक है, चलो ये हमारा 6 बाद आज कंप्लीट हुआ। अगर कुछ बचा हुआ तो बता दें कमेंट करके कि सर एक आधे और बचे हैं। इंपॉर्टेंट मैं इतना जितना जरूरी है उतना तो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर बाकी आपको लगता है कि और ज्यादा तैयार करने की जरूरत, तो मैं यही कहूंगा बार बार इसी का रिवीजन करें। इससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो सब चला जाएगा हाथ से। ठीक है, एवरेज में तैयारी करो, 80 प्रश्नों पे भागो, 100 पे मत भागो। ये बार बार मैं कहता हूँ, 80 भागोगे 75 आपके हो जाएंगे, 25-30 उधर से ही कर लोगे, JRF आपका अपने हाथ में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तैयारी करो, संपूर्ण तैयारी करने के चक्कर में सब चला जाएगा, इतना याद रखना भैया। ये विनती है, या एक छोटे भाई या बड़े भाई जो भी आप समझो, ठीक है, इस मेरी राय मानो। ठीक है, कि संपूर्ण पढ़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, उतना तैयार करो जितना तैयार हो सकता है। पेपर का एनालिसिस करो, सोचो कि कहां कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, क्या पैटर्न रहा है इस बार। देखा जाए तो भैया यूजीसी नेट दिसंबर वाले में इतिहास ज्यादा पूछा गया है, तो हम ये नहीं कह सकते इतिहास ही आएगा, पर आप इतना तो कर सकते ना कि भाई हम 1 से 8 यूनिट तो हम अच्छे तरीके से तैयार करें कि इसमें से कुछ भी आए तो ना पूछा जाए। उसके लिए मेरे चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं भागना। अगर आप फ्री पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पैड ले रहे हैं, मुझे लगता है पैड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पैड से बेहतर आपको दूंगा। ये हम पर अगर विश्वास किए हो, ठीक है, तो ये मत सोचना आप लोग कि अरे भाई इनके चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम व्यूज आते हैं। बच्चा एक बात बताऊं ना, अच्छी चीज मशहूर होने में समय लगता है, ये आपको पता है। ठीक है,
अच्छी चीज मशहूर होने में समय लगता है, आपको पता है। तो अभी मैंने शुरुआत किया है, ठीक है, 1 ही महीना हुआ है, मात्र 1 महीना, और सोच के देखो 550 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1 महीना में कितने 40-40 वीडियो मैंने बनाए हैं, ठीक है। निबंध में जितना मैंने पढ़ा दिया है, निबंध में, ठीक है, पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर अगर फंसे तो बताना, क्योंकि मैंने छोड़ा ही नहीं कुछ। मैंने कुछ छोड़ा होता तो ठीक था भी, यहाँ ठीक है, क्योंकि निबंध, कहानी, नाटक, कविता तो मुझे लगता है संपूर्ण पढ़ लेना ही चाहिए, ठीक है। सब नाटक में जैसे संपूर्ण नहीं, कुछ न तो कुछ जो इंपॉर्टेंट कथन है। अब जैसे इसमें नाटक, अब मैं आपको बता देता हूं कोई भी चीज इंपॉर्टेंट कैसे होती है। आप लोग ये सोचेंगे कि कहानी में इंपॉर्टेंट कैसे लाइन हो गई, या नाटक में कैसे इंपॉर्टेंट हो गई, तो मैं बता देता हूं। कहानी में तो मुझे लगता है सभी इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं, कोई कोई क्योंकि वो क्रम लगाने के लिए पूछ लेते हैं, कैसे पूछ लेते हैं, मगर नाटक में है, नाटक में है जैसे ऐसा आपको कथन लगे कि ये थोड़ा हट के है, कुछ दार्शनिक बात हो रही इसमें, ठीक है। अब जैसे कोई ऐसे चलो आ जाओ, गए थे, पानी लाओ, ऐसे कथन थोड़ी पूछ लेगा आपसे। इन कथनों को निकाल दो नाटक में, जो बिल्कुल कोई अच्छी बात कही जा रही है, किसी की प्रत कही जा रही है, ऐसे कथन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बकरी नाटक में मुझे लगता है कि ज्यादा कथन नहीं है, सिर्फ 3 लोगों के कथन आप तैयार कर लो, सत्यवीर, करमवीर और कौन, दुर्जन सिंह। इन 3 लोगों के अगर आप कथन तैयार कर लो, जितने इन्होंने, इन्हीं के कथन बड़े बड़े हैं। मैं नाटक पर अभी बस ये, क्योंकि इसलिए अब मेरा निबंध खत्म हो गया है, नाटक में होली के बाद शुरू करूंगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूं, मेरा पेंडिंग में था कौन सा, भारतीय काव्यशास्त्र, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। भारतीय काव्यशास्त्र खत्म कर दूंगा होली तक, होली के बाद में आपको मैं नाटक पढ़ाने लगूंगा, नाटक और कविता एक साथ चला दूंगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपको मैं अप्रैल लास्ट तक का क्लास से यानी कंप्लीट सिलेबस कर दूंगा, 3-3, 4-4 क्लासेस जैसे हो सकेंगे, क्योंकि अप्रैल में मेरे भाई की शादी है, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा उस टाइम, मगर मैं फिर भी घर से भी लूंगा, उस टाइम सिर्फ प्रैक्टिस होगी। और ये भी मैं कहता हूं आपसे, अगर आप भरोसा नहीं रख रहे हैं तो भरोसा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि भरोसे के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास है। मैं कुछ आपको कुछ दिखा नहीं सकता हूं भैया कि हाँ भरोसा रखो, पर हाँ इतना कहता हूं कि अगर थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भरोसा रख लिए तो मैं जिंदगी बदल दूंगा आपकी, ठीक है। आपको ऐसा ऐसा काम पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। भरोसा करके पढ़ें, प्रैक्टिस करते रहें। आपको जब भी लगे कि हाँ कुछ कम पढ़ाया जा रहा है, तुरंत प्रैक्टिस करो, पेपर ना फंसे तब मुझसे कहो, मैं उस पर जो है अमल करूंगा, ठीक है। उस टाइम अगर अप्रैल तक मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं फिर कहता हूं मैं 2 यूनिट इस जून वाले एग्जाम में नहीं पढ़ाऊंगा, एक उपन्यास, एक अन्य गद्य विधा। क्यों? क्योंकि बड़ी टॉपिक है और मैं हल्का फुल्का पढ़ा नहीं पाता हूं, ठीक। मैं सोचता हूं कि एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके बाद में उसमें से मैं कंटेंट निकालूं, फिर आपके सामने लेके आऊं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उपन्यास, अन्य गद्य विधा अपने से पढ़ लो, ठीक है, या मुझे लगता है जितना दृष्टि में दिया उतना पढ़ लो, या कहीं से जो 60 बातें मिल जाए, क्योंकि उसको अगर पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो सब ले डालोगे भैया, ठीक है। ये बात समझो, इस बात को। एग्जाम, आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ो, ज्ञानी बनने की पीएचडी जब करना तब ज्ञानी बनना, तब एक एक उपन्यास को बैठना, आहा गोदान पढ़ते हुए मजा आ रहा है, आह क्या बात है, क्या धनिया की गाली है, वाह मजा आ जाता है, तब करना, तब पढ़ना। शेखर एक जीवनी पढ़ना, शेखर को क्यों 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 शारदा धोखा देके चली, तब सोचना। अभी सोचने के समय नहीं, अभी सब देखो, बस उसके एक आधे कथन इंपॉर्टेंट है, पात्र कौन से हैं इतना देख लो, उतना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा 15% बन जाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं, 15 बनेंगे। अगर आप दृष्टि से मुझे लग रहा है पढ़ रहे हैं, या अपने से भी एक पढ़ चुके होंगे पहले से, या किसी की भाई क्लास मैं तो नहीं कहूंगा, मैं बनाऊंगा, उस पर बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं उपन्यास छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मगर अंदर से नहीं पढ़ूंगा। अभी मैं बाहरी चीजें रखूंगा, जैसे पात्र परिचय हो गया, उसमें इंपॉर्टेंट कथन हो गए, ठीक है। जो मेरे खुद के नोट्स हैं उसमें से मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो रख दूंगा, ठीक है। जो आपसे अगर 15 पूछ रहे हैं तो कम से कम 7-8 तो आप कर ही ले जाएंगे, बस इतना काफी है, इतना आपके लिए काफी है, ठीक है। तो इतना समझो, जितना मैं समझा रहा हूं इसी पे अमल करो, इसी पे मेहनत करो, जेआरएफ आपके हाथ में होगा। जब एग्जाम हो जाए
पेपर आपके हाथ में आए, मैंने कह दिया ना 75 से 80 प्रश्न अगर मैं इसी आपके जो सामने से नाफाज दिया तो बताना, इससे बाहर नहीं। ना एनटीए बनाएंगे बेचारे, क्या करेंगे वो भी भाई, बनाएंगे सिलेबस ही, सिलेबस में आपको पढ़ा दूंगा अच्छी तरीके से। भाई 3 दिन क्लास में ले रहा हूं तो आप सोच के देखो, 3 से 4 क्लासें ले रहा हूं, रोज ले रहा हूं, ठीक है, तो आराम से मैं जो है करवा ले जाऊंगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस हो जाएगा। ध्यान रखें, पढ़ते रहें और हिंदी साहित्य का इतिहास आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। चलो, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और राजू सर को देखते रहें।